हाँ जी, 2 2 times 1 3 3 times 2 5 times 5 times 3 5 times 4 6 times 6 times 5 4 times 6 3 2 times 2 times 7 2 2 और times ये 1। 2 times 8 1 time जी जी, यहाँ पर फिर आपकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है 2 times 2 divided by 30 is equal to 0.067, 06 which becomes 6.7%। इसका मतलब क्या है, बाकी जितने भी आप कन्वर्ट कर लें, मतलब मैं समझा देता हूं। इसका मतलब ये है कि आउट ऑफ 30, यानी यहां पर हम परसेंटेज की बात करते हैं, तो अगर इसको हम परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं, लेट्स सपोज ये 100 औरतें हैं, कितने हैं 100 औरतें, तो 100 औरतों में से 6.7% औरतें ऐसी हैं जिनके यहाँ 0 बच्चे हैं, कोई बच्चा नहीं है। आउट ऑफ 100 6.7% औरतें ऐसी हैं जिनके यहाँ कोई बच्चा नहीं है। दूसरा वाला क्या है 3/30, ये 0.1 है 0.1 इसका मतलब है 10%। हाँ, तो आउट ऑफ 100 10% औरतें ऐसी हैं जिनके यहाँ एक एक बच्चा है, यानी अगर 100 औरतें हैं तो 10 औरतों के यहाँ एक एक बच्चा है। ठीक है जी, ये परसेंटेज का मतलब ये है कि सारी चीजें आपने 100 में कन्वर्ट कर दी। अच्छा जी, दूसरा सर समझ नहीं आई। मैंने कहा कि ये टोटल औरतें कितनी है, ये 30 है। आपने औरतों से सवाल पूछा है ना, हाँ, पहली औरत से आपने पूछा तो उन्होंने कहा कि मेरे 3 बच्चे हैं, दूसरे ने कहा मेरा कोई बच्चा नहीं है, तीसरे ने कहा मेरा 1 बच्चा है, चौथे ने कहा मेरे 2 बच्चे हैं, पांचवें ने कहा कोई इतने बच्चे इतने, हाँ, कुछ एक जैसे भी आ रहे हैं, 3-3 बच्चों के साथ, 2-2 बच्चों के साथ। आपने सवाल औरतों से पूछा है, हाँ, यू आस्क द फैमिली, द मदर्स, हाउ मेनी चिल्ड्रन डू यू हैव। तो 30 औरतों से आपने पूछा और उन्होंने जवाब दिया, हाँ, कि मेरे यहाँ 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, 1 बच्चा है, एंड सो ऑन। ठीक है जी, तो ये जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब ये कि जो हर एक इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी को जब आप टोटल फ्रीक्वेंसी पे डिवाइड करेंगे तो इससे जो हासिल होगा उसको रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ठीक है जी, इसको रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और इसको इंटरप्रेट कैसे करेंगे, इंटरप्रेट का मतलब है कि इसका मतलब कैसे निकालेंगे, इसका मतलब क्या बना। ये जब आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मतलब ये है कि आपने टोटल जो 30 औरतें हैं उसको आपने 100 में कन्वर्ट कर दिया। कितनों में कन्वर्ट कर दिया, 100 में 100 में। यानी अज्यूम करें आपके पास टोटल औरतें कितनी हैं, 100 औरतें हैं। अब 100 औरतों में जो एक एक फ्रीक्वेंसी के सामने परसेंटेज आ रहा है उसी के मुताबिक आपने इसको इंटरप्रेट करना है। यानी 6.7% औरतें ऐसी हैं जिनके यहां कोई बच्चा नहीं है। इसी तरह 10% औरतें ऐसी हैं जिनके यहां एक एक बच्चा है। फिर आप 5 को 30 पे मल्टीप्लाई करें, 30 पे डिवाइड करें तो कितना बनेगा, हाँ जी 0.166 166, तो ये 16.6 बनेगा, 16.6%। इसका मतलब है कि 16.6 औरतें ऐसी हैं जिनके यहाँ 2-2 बच्चे हैं। फिर 5 को करें तो 16.6 औरतें ऐसी हैं जिनके यहाँ 3-3 बच्चे हैं। फिर आप 6 पे डिवाइड कर दें, 30 को 6 को 30 पे डिवाइड कर दें तो इसका क्या मतलब है 0.2 यानी 20%।
20% औरतें ऐसी हैं जिनके यहाँ 4 बच्चे हैं। फिर आप 4 को 30 पे डिवाइड करें, जो भी आता है उसी हिसाब से आप परसेंटेज में उनका इंटरप्रेट क्या करें। फिर समझ में आ गई बात? चलिए जी, मुझे आखिर वाला बता दें, 8 वाला 1/30 से क्या आता है और को इंटरप्रेट करें। 0.03। 0.03 का क्या मतलब है? 100 से मल्टीप्लाई करें कितना बनेगा? 3%। 3 नहीं बल्कि 3% मतलब बनता है। 3% ऐसी है हाँ जी, 3% ऐसी है 3% ऐसी है जिनके 8 बच्चे हैं, जिनके यहाँ बच्चे हैं। 8 बच्चे हैं। 3% औरतें ऐसी हैं जी। जिनके यहाँ 8 3% का मतलब है कि 100 में से 3 औरतें ऐसी हैं जिनके यहाँ 8 बच्चे हैं। बात समझ में आ गई? यस सर। तो इसी तरीके से इंटरप्रेट किया जाता है। फिर बारी है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, CF का मतलब है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब है एडिंग अप द फ्रीक्वेंसीज, यानी 2 के सामने तो कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है ना, ये वाला रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का 2 के सामने कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है, इसको अपनी जगह पर ले आए। फिर 2 से 3 एड अप कर दे, ये 5 बनेगा। फिर 5 से 5 ये 10 बनेगा। इसी तरह फिर 5 कर दे तो ये 15 बनेगा। इसी तरह ये 6 इसके साथ 8 कर दे तो ये 21 बनेगा। फिर ये 4 कर दे तो ये 25 बनेगा। फिर ये 2 कर दे तो ये 27 बनेगा। फिर 2 कर दे तो ये 29 बनेगा। और आखिर में ये 1 जब करेंगे तो ये 30 बनेगा। ये आखिर वाला अगर आपके टोटल फ्रीक्वेंसी के बराबर आता है जो कि ये है, तो इसका मतलब है आपने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी सही एड अप की है। एडिंग अप द फ्रीक्वेंसीज इज कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। एडिंग अप द फ्रीक्वेंसीज इज कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज। ठीक है जी। अब कम्युलेटिव और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है? कम्युलेटिव और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, जब आप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को टोटल फ्रीक्वेंसी पे डिवाइड करेंगे तो इससे जो आएगा इसको कम्युलेटिव रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कहते हैं। 5 डिवाइडेड बाय 30, 10 डिवाइडेड बाय 30, 15 डिवाइडेड बाय 30, 21 डिवाइडेड बाय 30 एंड सो ऑन। बाकी आप खुद करिए। ठीक है जी। तो इसको हम कहते हैं कम्युलेटिव रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। हाँ जी। बात समझ में आ रही है मेरी? हाँ जी। यस सर, आ रही है। अच्छा, समझ में। जी सर। समझ में आ रही है। अच्छा, एक बात मैं यहाँ पर भूल गया हूं, ये जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है, जब आप इसको एड अप करेंगे ना, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी से पॉइंट्स में जितने भी आते हैं इन सबको जब आप ये पॉइंट्स में ऐड कर दे तो ये 1 के बराबर आना चाहिए। 1 या 1 से कम। अगर 1 से ऊपर आ जाए तो इसका मतलब ये कि आपके जो कैलकुलेशन है ये गलत है। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी जब आप प्रोपोर्शन में लेके आते हैं, परसेंटेज में नहीं, परसेंटेज में ये 100 के बराबर होगा और ये प्रोपोर्शन में 1 के बराबर होगा। 1 को जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100% बनेगा ना। तो ये परसेंटेज में जितना है 100 के बराबर होगा। वेट कर रहे हैं, उन्हें ऐड कर लें। जी, कुछ स्टूडेंट वेट कर रहे हैं, उन्हें ऐड कर लें। वो मैंने ऐड कर दिए, सबको ऐड कर दिए, अलाउ कर दिए मैंने। हाँ जी, समझ में आ गई ये बात? मोनिका भट्टी, मोनिका भट्टी, आर यू हियरिंग मी? Yes, sir. I'm hearing you. राइट, Assalamu alaikum, sir.
वालेकुम सलाम। Where are you from? From Kohat. Are you Christian? Yes, sir. Okay, Monica. So Monica, the name indicates that you are Christian, right? सर आपसे कुछ पूछना था मुझे। जी जी पूछे। सर ये मैंने पिछली क्लास भी अटेंड। जी सर बोले आप। जी जी मैं बता देता हूँ। ये देखें, ये नजर आ रहा है ये? यस सर। अच्छा, इसमें गिन लें, ये सिफर जो है कितनी दफा है? एक, दो, दो दफा है। ये मैंने लिखा है यस सर। 0 के सामने 2। दो कितनी दफा है? गिने, एक, दो, तीन। तीन दफा है ना? तीन। यस सर। तीन कितनी दफा? एक, दो, तीन, चार, पांच, पांच दफा है। चार कितनी सही दफा है? सही। एक, दो, तीन, चार, पांच और 6 दफा। ये इस तरह मैंने लिया, ठीक है? ओके हाँ ओके, थैंक यू सर, आ गई है समझ मुझे। हाँ। अब आप इधर देखिए, ये बाकी सारी चीजें समझ में आ गई। यस सर, बाकी एक सारी चीजें एडिशनल समझ बात आई जो हैं। मैंने की है कैलकुलेशन के बाद के, ये जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो पॉइंट्स में आ रहा है उसको आप एड अप कर दें तो ये 1, अगर आपने राउंड अप किया है तो ये 1 से थोड़ा सा कम आएगा, और अगर आपने पूरे डिजिट्स लिए हुए सबको एड अप कर दे तो ये 1 के बराबर होगा। और परसेंटेज में जितने भी आपने लिए हैं ये 100% या 100 से कुछ कम आएगा। अगर आपने राउंड अप किया हुआ है तो 100 से कुछ कम आएगा, और अगर एज इट इज लिया हुआ है तो ये 100% के बराबर आएगा। ये बात समझ में आ गई? एडिंग अप ऑल दीज परसेंटेजेस वुड बिकम 100%, and adding all these proportion would become 1 or less than 1. It would be 100 or less than 100. ठीक है जी? यस सर। हाँ जी। फिर ये आ गई हमारी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब है एडिंग अप द फ्रीक्वेंसीज, एडिंग अप द फ्रीक्वेंसीज। ठीक है जी? यस सर। अच्छा जी। फिर ये कम्युलेटिव, इसको हम बाद में खैर थोड़ा सा इलाबोरेट करेंगे, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी और कम्युलेटिव रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। फिलहाल आप यहाँ तक समझ लीजिए जो टेबल है। वापस आ जाएं सर ये इसी। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, जी सर ये रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को जब ऐड किया है तो 0.966 आया है। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को, हाँ 0.9, जी 966। हाँ 966, इसलिए कि आपने राउंड अप किया होगा ना। अगर राउंड अप नहीं करेंगे तो ये 1 के मे बी। बराबर होगा। ठीक है? तो ये 1 से कम आना चाहिए इन केस यस ऑफ सर। राउंडिंग ऑफ। ठीक है? जी सर। हाँ जी। अब ये आप देखें, इसको पहले ये जो फ्रीक्वेंसी टेबल डिस्क्रीट डेटा है, हमने दो किस्म का डेटा पढ़ा है, एक डिस्क्रीट और एक कंटिन्यूअस डेटा। कंटिन्यूअस वो है जिसमें बाय नेचर आपका पॉइंट मौजूद होता है, और डिस्क्रीट डेटा वो है जिसमें पॉइंट नहीं हो सकता। नंबर ऑफ चिल्ड्रन, नंबर ऑफ स्टूडेंट ये कट नहीं हो सकते, 2.5 नहीं हो सकते। ये स्टेप 1 में अरेंज द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। पहली अच्छी बात यह है कि आप इसको तरतीब दे दें, यानी 0 0 0 लिख के 1 1 1 लिख के 2 2 2 जितने दफा आया है वो लिख के, तो आपके लिए आसानी रहेगी, जैसे यहाँ पर किया हुआ है ना। वैसे गिनना जो है ना बड़ा मुश्किल होता है, खासकर जो स्कैटर डेटा होता है उसमें इसको गिनना बड़ा मुश्किल काम है। अच्छा जी, स्टेप 2 में ड्रा अ फ्रीक्वेंसी टेबल। तो ये फ्रीक्वेंसी टेबल जो मैंने आपसे कहा है, एक्सप्लेन किए हैं, ये वही है। फिर ये रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, कम्युलेटिव और कम्युलेटिव रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। एक चीज इसमें आती है वो है टेलीमार्क। ठीक है जी? टेलीमार्क का मतलब है ये TM, टेलीमार्क। क्या है ये टेलीमार्क है। टेलीमार्क का मतलब ये बिल्कुल फ्रीक्वेंसी के फौरन बाद आना चाहिए, या अगर फ्रीक्वेंसी ना हो तो फ्रीक्वेंसी के जगह जो है ना टेलीमार्क होना चाहिए। ये टेलीमार्क जो है ये है ही फ्रीक्वेंसी, लेकिन ये रोमन डिजिट में है। फॉर एग्जांपल 2 को आप लिखेंगे तो 2i से लिखेंगे, 3 को आप लिखेंगे 3i से लिखेंगे, 4 को लिखेंगे 4i से लिखेंगे, लेकिन जब 5 को लिखेंगे तो 4i लगा के
इस पे एक क्रॉस इस तरह खींचना, ये 5 के बराबर है। इसमें हम IVIX ये नहीं लिखते, बल्कि 4 तक जब 5 पे आ जाते हैं तो 5 के लिए 4I लिख देते हैं और उस पे एक क्रॉस लगा देते हैं 5 के बराबर। अगर आपके पास 9 है तो 1 2 3 4 एक क्रॉस, ये 5 के बराबर है, 1 2 3 और ये 4, ये 9 है। अगर आपके पास 15 भी हैं तो 1 2 3 4 क्रॉस इस तरफ भी कह सकते, इस तरफ भी 2 3 4 और 1 2 3 एंड 4, ये 15 के बराबर है। बात समझ में आ गई? रोमन डिजिट, लेकिन आप रिस्ट्रिक्ट होंगे, लिमिट होंगी सिर्फ I तक होंगे। आप C या D IXVII इस तरह नहीं कर सकते। जितने भी आप आर्टिकल पढ़ेंगे तो उसमें सिर्फ I से जो है ना इसको मतलब इंडिकेट डिनोट किया गया है I से। ओके सर। समझ में आ गई बात? तो ये टेलीमार्क है। यस जी सर। सर। हाँ जी। अच्छा जी, अब फ्रीक्वेंसी टेबल हमने कर ली, ठीक है जी। तो कोई बता दीजिए मुख्तसर, हाँ, एक रिवीजन हो जाए, रिवाइज करे कि हमने अभी तक जो पढ़ा है वो क्या पढ़ा। फैजान आप बता सकते हैं, या मानिका, अगर आपको समझ में आए, मानिका भट्टी, तो आप भी बता सकती हैं थोड़ा सा। यस सर, हाँ जरूर। जी, सर मैं अगर गलत हूँ तो उसके लिए सॉरी सर, कोई क्योंकि बात, मैं कोई बात पिछली नहीं। क्लास भी नहीं ली। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल सर, ऑब्जर्वेशन है जो कि हम एक्स से उसको डिनोट करते हैं, जिसमें हम रिकॉर्डिंग जस्ट ऑब्जर्वेशन करते हैं ना, ठीक। ऑब्जर्व करते हैं। हाँ। उसके बाद सर हमारे पास फ्रिक्वेंसी है, जो कि सर वो पीछे के जो स्लाइड थी उसके अकॉर्डिंग हम लिखेंगे। ठीक है, 1 अगर 2 टाइम्स है तो हम लिखेंगे 2, अगर 2 3 टाइम्स है तो हम लिखेंगे 3। ठीक है, ठीक तो ठीक। उसके बाद सर हमारे पास रिलेटिव फ्रिक्वेंसी है। अब रिलेटिव फ्रिक्वेंसी में हम जो फ्रिक्वेंसी, गिवन फ्रिक्वेंसी है, हमने उसको 3 के साथ डिवाइड कर देना है। नहीं, सही हो? फ्रीक्वेंसी पे डिवाइड करना है, 30 पे 2 डिवाइड को कर देना टोटल। सॉरी सर, 2 को 30 पे डिवाइड कर देना है। यानी उससे सर जो हाँ जी, हाँ, ठीक। और सर उससे जो आंसर, यस सर, उससे जो आंसर आएगा उसकी हमने परसेंटेज निकालनी है। उस आंसर को हमने जस्ट 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो फिर यानी उससे हमें पता चल जाएगा कि मतलब इतने परसेंट औरतों के इतने इतने चाइल्ड्स हैं। हाँ, सर मैं ठीक कह रही हूँ ना? ठीक है, बिल्कुल सही है। सर उसके बाद कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी है। सर वो भी सर जो गिवन फ्रिक्वेंसी है उसके अकॉर्डिंग हम लेंगे, मतलब प्लस करते जाएंगे। एड अप जैसे 2 करेंगे। है, हाँ, या सर ऐड अप करते जाएंगे। ठीक। उसके बाद है कम्युलेटिव रिलेटिव फ्रिक्वेंसी। हम्म। सर इसमें हम कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी को रिलेटिव फ्रिक्वेंसी के साथ डिवाइड कर देंगे। कम्युलेटिव लाइक फ्रीक्वेंसी 2, को टोटल कम्युलेटिव को फ्रीक्वेंसी पे टोटल डिवाइड पे। करते हैं। जैसे कि सर 2 है तो 2 को अगेन हम 30 के साथ, 5 दिया हुआ है तो 5 को हाँ, अगेन तो हम इसका 30 के मतलब साथ। ये है, इसका मतलब ये है कि हम जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारे पास आई है, हर एक कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को जब हम टोटल फ्रीक्वेंसी पे डिवाइड करेंगे तो जो हमारे पास सही, आएगा उसको हम कम्युलेटिव रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कहेंगे। ठीक है सर। ठीक है जी। एक और इजाफी मैंने कौन सी बात बताई कि अगर रिलेटिव फ्रीक्वेंसी से जो रिजल्ट आता है उसको हम एड अप करें तो वो 1 या 1 से कम होगा। इन केस ऑफ राउंडिंग ऑफ 1 से कम आएगा, और अगर राउंडिंग ऑफ नहीं करेंगे तो फिर 1 के बराबर। और जब परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो टोटल परसेंटेज 100 के बराबर आना चाहिए। ये बातें मैंने बताई। जी सर। जी सर। अच्छा जी, अब हम डायग्राम्स पे आते हैं। बार ग्राफ, पाई चार्ट, इस तरह के डायग्राम्स होते हैं, ठीक है ना। तो डायग्राम्स के बारे में, दे आर मोर अट्रैक्टिव। जब आपको टेबल दिखाया जाता है, जब आपको डायग्राम दिखाया जाता है बार, तो आप बार को ज्यादा पसंद करते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं। स्पेशली जब चिल्ड्रन को आप दिखाते हैं तो वो टेबल के साथ नहीं खेलेंगे, वो बार को ज्यादा देखेंगे, ठीक है जी। हैव इफेक्टिव इंप्रेशन, असर इसका अच्छा होता है, इफेक्टिव होते हैं इंप्रेशन, हाँ, मतलब लोग मुतासर होते हैं इससे ज्यादा। आर रेडिली इंटेंजिबल, ये आसानी से आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं, मेल इतने फीमेल इतने हैं। और फैसिलिटेट कंपैरिजन करता है, एक बार अगर मेल को जाहिर करता है दूसरा फीमेल का, तो एक दूसरे के साथ आप कंपेयर कर सकते हैं कि मेल इतने फीमेल इतने हैं। लिमिटेशन क्या है? गिव्स अप्रॉक्सिमेट रिजल्ट्स, नीड्स टेक्निकल हैंड्स फॉर कंस्ट्रक्शन।
इसमें खैर अप्रॉक्सीमेट रिजल्ट पे हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन टेक्निकल हैंड्स आपके होने चाहिए इसको ड्रा करने के लिए, क्योंकि जिसका ड्राइंग मेरी तरह अच्छा ना हो तो वो बार ग्राफ जब खींचता है तो वो जैसे मुर्गियों के जो पाँव होते हैं ना उसी तरह खींचे जाते हैं। लेकिन जिसका ड्राइंग अच्छा है, स्पेशली फीमेल, जो एस्थेटिक उनका जो फन है, आर्ट है, वो ज्यादा अच्छा होता है। ये अब आप देखें, ये नंबर ऑफ चिल्ड्रन 0 1 2 3 4 8 तक मैंने लिखा और ये इसके फ्रीक्वेंसीज हैं। तो इसमें आपको ऑब्जर्वेशन अलॉन्ग विद फ्रीक्वेंसीज जो है ना, वो बाकी चीजें रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का अलग बनेगा, फ्लां का अलग बनेगा, वो इसमें नहीं आ सकता एक साथ में। तो ये जीरो फ्रीक्वेंसी, 0 चिल्ड्रन जो है इसके 2 फ्रीक्वेंसी हैं, 1 चिल्ड्रन इसकी 3 फ्रीक्वेंसी हैं, 2 चिल्ड्रन इसकी 5 हैं, फिर 3 चिल्ड्रन 5 हैं, फिर 4 चिल्ड्रन 6 फ्रीक्वेंसी हैं, 5 चिल्ड्रन की 4 हैं, 6 चिल्ड्रन की 2 दफा आया है, 7 चिल्ड्रन 2 दफा आया है, और 8 चिल्ड्रन जो है ना वो 1 दफा आया है। बात समझ में आ गई? इसको, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको अपसीका कहते हैं, और जो वर्टिकल लाइन है जिसको वाई एक्सेस कहते हैं, और एक्स एक्सेस को अपसीका कहते हैं, और वाई एक्सेस को ऑर्डिनेट कहते हैं। ये क्लियर है आपको? यस सर। अच्छा जी, यस सर। राइट जी। फिर आप इधर देखें, इससे एक और चीज भी आप बना सकते हैं जिसको हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कहते हैं। ये जितने भी बार्स हैं, हर एक बार के सेंटर पे एक डॉट खींचे, और फिर इन डॉट को आपस में जब आप मिला लेते हैं एक लाइन बन जाता है। ये ग्राफ आप खत्म कर सकते हैं, इसको फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कहते हैं। अब आप इधर देखें, ये हर एक डॉट को आपने मिलाया जो हर बार के ऊपर सेंटर पे आपने खींचा था, तो ये जो चीज बनती है इसको हम क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। पॉलीगॉन। हाँ, ये वाला ज्यादा आसान होता है इसलिए कि एक लाइन खींचा जाता है। बार ग्राफ में आपको टेक्निकल हैंड की ज्यादा जरूरत होती है। फ्रीक्वेंसी टेबल फॉर कंटिन्यूअस डेटा, ये तो हमने डिस्क्रीट डेटा के लिए बनाया। ये जो टेबल था ये वाला, ये डिस्क्रीट डेटा। डिस्क्रीट डेटा का क्या मतलब है? कि जिसमें पॉइंट नहीं आ सकता, इसमें डेसिमल ना हो। डेसिमल ना Yes, हो। sir. अब जिसमें डेसिमल हो तो कैसे बनाएंगे, और बड़ा डेटा हो। अच्छा, ये अब आप देखें, तरीका वही है कि सबसे पहले ये जितने भी ऑब्जर्वेशन हैं, ये 30 ऑब्जर्वेशन हैं, 48.3, 32, 51, 53, 40, 55, 69, यहाँ तक ये सारे ऑब्जर्वेशन हैं। द फर्स्ट स्टेप इज टू अरेंज द डेटा। अरेंज का मतलब है गिव द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। गिव द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है जी। असेंडिंग ऑर्डर में जब आपने कर लिया, ये अरेंज द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर, 32, 32, 36, 40, 41, 42 एंड सो ऑन, आखिर में ये 71 तक पहुंचा। ये पहले में भी होता था, इसी में भी है। बात समझ में आ गई? दूसरा स्टेप क्या है कि आप मैक्सिमम वैल्यू से मिनिमम वैल्यू माइनस कर दे, जिसको रेंज कहते हैं, रेंज ऑफ द डेटा। यानी मैक्सिमम वैल्यू से मिनिमम वैल्यू आप माइनस कर दें। समझ में आ गई बात? तो ये जो बनेगा इसको हम रेंज कहेंगे। इसका रेंज जो है वो कितना है? 39 है। फिर आप क्लास इंटरवल बनाए, लेकिन करेंगे क्या कि आपको नंबर ऑफ क्लासेस या क्लास विड्थ का पता होना चाहिए कि मतलब मेरी क्लास क्या होगी, 32 से 35 तक होगी, 32 से 40 तक होगी, 32 से 45 तक, कोई तो रूल होगा ना। जनरल रूल जो है वो 5 से 15 तक क्लासेस आपके हो सकते हैं फॉर अ डेटा दैट यू कैन अफोर्ड। बहुत बड़ा डेटा ना हो, लेकिन जो आपको दिया जाता है तो 5 से लेकर 15 तक। ये कहते हैं कि इसमें ब्यूटी होती है, 5 से लेकर 15 तक ये अच्छा है कि इतने क्लासेस आप बनाते। एंड इट इज अ जनरल रूल, इट इज नॉट अ स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड तो फिर आप अगर करेंगे तो फिर लो जो लाखों का डेटा है वो कैसे बनाएंगे, उस पर तो बड़े बड़े टेबल आ सकते हैं। तो लिहाजा ये जनरल रूल है, जनरल रूल 5 to 15। अब क्लास की विड्थ कितनी होनी चाहिए? फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि भाई क्लास की विड्थ जो है वो 32 से लेकर 40 तक हो। कोई कहता है नहीं कि 32 से लेकर 35 तक हो। इट्स अप टू यू।
लेकिन कोई कहता है कि नहीं मेरे पास 5 क्लासेस होने चाहिए, कोई कहते हैं कि नहीं 8 क्लासेस होने चाहिए, कोई कहते हैं नहीं 10 क्लासेस होने चाहिए। ये इशू को आपने सॉल्व करना है, और इस इशू को सॉल्व करने का तरीका ये है कि या तो आप नंबर ऑफ क्लासेस खुद से डिसाइड करें या फिर विड्थ खुद से डिसाइड करें। तो दोनों में से कोई एक चीज जब आप डिसाइड करेंगे, दूसरा खुद ब खुद आपके पास आ जाएगा। अब आप मुझे ये बताएं कि आपने कौन सा डिसाइड करना है, क्लासेस, नंबर ऑफ क्लासेस डिसाइड करने हैं या विड्थ ऑफ द क्लास डिसाइड करना है। तो उसी पे हम चलते हैं, या एग्जाम्पल के थ्रू हम चलेंगे। हाँ जी, फर्स्ट जो था हाँ जी, हम सर नंबर ऑफ क्लासेस ही कर लें। नंबर ऑफ क्लासेस से कर लें। चले फिर ये वाला मेरे ख्याल में नंबर ऑफ इंटरवल्स, रेंज, विड्थ ऑफ क्लास इंटरवल। अच्छा जी, यहाँ पर नंबर ऑफ क्लासेस हम कर लेते हैं। चलें, ये उल्टा होगा, इसके अपोजिट होगा। फिर खैर हम इस पे आते हैं। 39 को कितने क्लासेस आपने रखने हैं, कितने क्लासेस रखने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 जितने भी हैं। सर 5 पाँच क्लासेस कर दें। 5 रख दें, 5 क्लासेस आप रख देते हैं। ठीक है जी, इससे जो आएगा वो आपका क्लास विड्थ होगा। 5 को इस पे डिवाइड करें तकरीबन 8 बन जाता है ना, यानी ये बनेगा 5 7 35 और 4 आया 5 8 40 7.8 आया। एक बात याद रखें, और ये हो सकता है एमसीक्यूज में भी आ जाए, कि अगर रेंज को आप नंबर ऑफ क्लास या विड्थ पे डिवाइड करेंगे और इससे जो हासिल होगा, अगर ये 7.1 भी आएगा तो तब भी आपने इसको 1 बढ़ाना है, 8 करना है। 7.5 तो दूर की बात, वैसे मैथमेटिकल रूल के खिलाफ है ये। जब तक 7.5 नहीं आता तो हम कहते हैं कि नहीं आगे नहीं बढ़े, लेकिन ये मैथमेटिकल रूल के खिलाफ है। यहां पर अगर 7.0 है तो फिर तो ठीक है, आप 7 लेंगे, लेकिन अगर ये 7.1 भी हुआ तो तब भी आप इसको 1 यूनिट आगे बढ़ाएंगे। या आप 7.8 हैं तो ये बनेगा क्या, 8 बनेगा। इसका मतलब ये है कि आपकी क्लास की जो विड्थ है वो 8 के बराबर होगी। इससे नंबर ऑफ क्लासेस पे जब आप रेंज को डिवाइड करेंगे तो आपके पास विड्थ आ जाएगा, और अगर आपने इसको विड्थ पे डिवाइड कर लिया तो वो जो आएगा वो आपके पास नंबर ऑफ क्लासेस आएंगे। फिर ये बात अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लें। रेंज को जब आपने नंबर ऑफ क्लासेस पे डिवाइड किया तो जो प्रोडक्ट आपके पास आएगा वो क्लास इंटरवल होगा, और अगर आपने क्लास इंटरवल पे डिवाइड कर दिया, जो प्रोडक्ट आपके पास आएगा वो नंबर ऑफ क्लासेस होंगे। फिर बात समझ में आ रही है क्या नहीं? नो सर। बात समझ में नहीं आ रही? सर ये जो क्लास इंटरवल वाली आपने बात बताई है मुझे तो उसकी समझ नहीं आई। अब मैं समझा देता हूँ ना। इधर देखें, आपके पास रेंज कितना है, 39 है। ठीक है जी, मैंने 2 बातें कही। एक ये कि या तो आप क्लास विड्थ खुद से डिसाइड कर लें या फिर नंबर ऑफ क्लासेस खुद से डिसाइड करें, क्लास इंटरवल। इन दोनों में से कोई एक जब आप डिसाइड करेंगे तो दूसरा आपके पास खुद ब खुद आ जाएगा। आप लोगों ने कहा कि हमें नंबर ऑफ क्लासेस चाहिए, आपने 5 क्लासेस ली, ठीक है जी। इससे क्या आया, 7.8 आया। क्या आया, 7.8। मैंने यहां पर 7.8 मैथमेटिकल रूल के खिलाफ ये बात की कि अगर ये 7.1 के भी बराबर हो तो 1 यूनिट आप आगे जाएंगे। ये तो 7.8 है तो खुद ब खुद जाएंगे, ये 8 हो जाएगा। आपने क्या लिया था, क्लासेस ली थी, ये क्लास इंटरवल है। तो क्लास इंटरवल बनाने के लिए क्लास विड्थ की जरूरत होती है ना, जब आप इसको डिवाइड करेंगे जो आएगा ये क्लास विड्थ हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि 32 से लेके कहां तक आप जाएंगे क्लास विड्थ में, 32 को इंक्लूड करके 32 33 34 35 36 37 38 39 39, 39 तक बल्कि जाएंगे। 32 को इंक्लूड करें, 32 33 34 35 36 37 38 39, तो ये आपके पास ये एक विड्थ आया। दूसरा 40 से लेकर कितना हो जाएगा, 47 तक, फिर
48 से लेकर कितना तक हो जाएगा? 48, 49, 55. 55। फिर 56 से लेकर कितना हो जाएगा? 62. 62। और फिर 63 से लेकर 69। ऐसा है हाँ? या नहीं सर 70. 70। और 71 से लेकर कितना हो जाएगा? 77। ऐसा है? यस सर। हाँ, अब इसमें एक बात आ 77. गई। 78. हाँ जी, आपने 69 ठीक है. जी 69 ठीक. क्या? सर सर, आप बोला क्यों 8 का गई? गैप दे रहे हैं ना? हाँ, तो जो नंबर ऑफ क्लासेस आपने बताया 5, तो जो हासिल आएगा वो आपके पास क्लास विड्थ हो जाएगा, तो 8 यहाँ पर, ये यहाँ से आएगा, ये 8 है ना। अच्छा, अब इसमें एक मजे की बात और है। ठीक है सर. आपने 5 क्लासेस डिसाइड किए, लेकिन यहाँ पर नंबर ऑफ क्लासेस कितने आ गए? 6 आ गए। 1 2 3 4 5 और 6 आ गए। बात समझ में आ गई? इस इशू को हम रिजॉल्व करेंगे, लेकिन ये इशू अनरिजॉल्वेबल है। एक क्लास का डिफरेंस जरूर आएगा। ये कभी कभार होता है कि एक क्लास का डिफरेंस आता है, ठीक है जी, लेकिन ये डिफरेंस यहाँ पर वो खत्म इसलिए होगा कि ये कंटिन्यूअस डेटा है और हमने 39 और 40 के दरमियान एक को मिटा दिया है, मतलब 40 और 39 के दरमियान एक है। मुझे चाहिए था कि मैं 39 इधर भी ले लेता, हाँ, लेकिन इसको 40 कर देता। इस पे मैं आता हूँ, इस पे मैं आ रहा हूँ, ठीक है ना। पहले ये समझे, एक क्लास का डिफरेंस इसमें आया, ये कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। अच्छा, अब आपने इस 39 को अगर विड्थ पे डिवाइड करना, ये तो आपने नंबर ऑफ क्लासेस ले, विड्थ ले लें। लेट सपोज हमने 8 विड्थ लिया है, तो मेरे पास क्या आएगा? 8 पंजे 40, 5 मेरे पास क्लास इंटरवल आएंगे। 5 6 भी हो सकते हैं, लेकिन कैलकुलेशन से 5 आएंगे। ये दो बातें समझ में आ गई कि नहीं? कि अगर रेंज को आप नंबर ऑफ क्लासेस पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास विड्थ आ जाएगा, और अगर इसको आप विड्थ पे डिवाइड करेंगे तो जो हासिल होगा आपके पास नंबर ऑफ क्लासेस। नंबर ऑफ क्लासेस आएंगे। ठीक है जी, ये समझ में आया? यस सर. ठीक है, आगे बढ़े। अभी तो यहाँ पर इन्होंने कैसे किया है, इसको हम ले लेते हैं। ये देखें, width of can be taken according to medical or statistical importance of the variable। कभी कभार आपको बहुत छोटा वेट चाहिए, कभी कभार आपको बड़ा वेट चाहिए, तो वो इंपॉर्टेंस को देखते हुए आप वेट को डिसाइड करते हैं। We can calculate the number of class interval as follow: number of intervals is equal to range over width of class interval। या width पर डिवाइड किया गया है। width कितना है? इन्होंने 5 width रखा हुआ है, और नंबर ऑफ इंटरवल्स उनके पास कितने आ गए? फिर 5 आ गए, 8 आ गए, सॉरी। नंबर ऑफ इंटरवल्स यानी नंबर ऑफ क्लासेस यहाँ पर 8 होंगे, इसलिए कि उन्होंने विड्थ जो है ना 5 डिसाइड किया। वी टेक नंबर ऑफ इंटरवल 8 इन दिस एग्जांपल। अब आप इसको देखें, ये समझना जरूरी है। इधर देखिए, फिर क्लासेस कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इंटरवल कितना है? 5 इन्होंने लिया। अब जब आप इसको गिनेंगे 32 से 37 तक गिने, कितना आता है? 32 से 37 तक आप गिने, कितना आते हैं? हाँ? बोले सर 5 का गैप आ रहा है। 5 सर. 33 34 35 36 37 5 आता है. 5 नहीं आ रहा ना, 32 को आप गिन लें, 32 को आप गिन लें ना, 32 को आप 6 आ रहा है. तो 6 आ रहा तो है। सर अगर 6 32 को गिनेंगे फिर 6 आएगा। हाँ, लेकिन वहां पर डिसाइड किया हुआ है कि 5 होगा, ऐसा है? यस सर। अच्छा जी, इस इशू को मैं रिजॉल्व कर देता हूँ। इधर आप देखें जरा, इस 37 को देखे, इसके ऊपर बार लगा हुआ है, बार है? यस सर। इस बार का मतलब ये है कि ये कंटिन्यूअस डेटा, ये 37 इधर भी है और इधर भी है, तो हम कौन से वाले में लेंगे? इसको नीचे वाले में लेंगे, ऊपर वाले में नहीं लेंगे, इसलिए इसके ऊपर बार लगा हुआ है।
क्या आप इसको ना गिने, 37 को ना गिने इसके साथ। अगर 37 वाला कोई डिजिट इसमें आ भी रहा हो पहले इंटरवल में, तो 37 वाला डिजिट इधर ये काउंट नहीं करेंगे आप, इसको नीचे के साथ काउंट करेंगे, इसके ऊपर बार लगा हुआ है। और ये चूंकि कंटिन्यूअस डेटा है, गैप नहीं है, तो लिहाजा इसको कॉमन कर दिया गया है ताकि गैप ना आए बीच। ओके बात समझ में आ गई? अच्छा, अब यस इस तरह 42 को देके 37 से 42 फिर भी 6 बन जाता है, लेकिन ये 42 इसमें काउंट नहीं होगा, ये इसमें होगा। फिर बार है, फिर बार है, फिर बार, यहाँ पर फिर बार है, तो 67 इधर नहीं होगा, इधर होगा। फिर 67 सर हाँ 67 से 72 तक अगर आप गिने, हाँ 67, 68, 69, हाँ 70 और फिर 71, 72, ठीक है ना। इसके ऊपर बार लगा हुआ है लेकिन नीचे कुछ है नहीं, नीचे और क्लास इंटरवल नहीं है, तो इसका मतलब है कि 72 इसमें नहीं आएगा, इसमें 72 नहीं आएगा, 72 नीचे वाले में होगा। तो 72 वाला अगर डिजिट आएगा भी तो आप इसमें काउंट नहीं करेंगे, तो लिहाजा ये इंटरवल जो है आपका 5 के बराबर होगा। अब आप गिन लें, इधर देखें, ये 3, 2, 3, 4, 7 ये लिखा हुआ है, इधर आप कर ले। 32 कितनी दफा आया है? 32 से लेकर 36 के दरमियान, क्योंकि 37 को हम इंक्लूड नहीं करते। 1, 2 और 3, इधर देखें 3 है कि नहीं है? 3 है ना? मेरी आवाज नहीं आ रही आपको? सर आ रही है सर, आ रही, आप बताएं सर। जी जी, ये 3 है। इधर देखें दोबारा, फिर क्या है? 37 से 42, 42 नहीं बल्कि 41। अब आप इधर देखें, इसको गिन ले। हाँ, कहां से लेकर कहां तक है? 41 से लेकर, हाँ ये देखें 37 से लेकर 41 तक, 1, 2, ये 2 वाले आ रहे हैं ना। 37